गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं आय विधि। आय विधि से जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये होता है कि किन किन कंपोनेंट्स को आय विधि में शामिल करते हैं और किन्हें शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण आय, जिसमें बच्चों बुढ़ापा पेंशन, छात्रवृत्ति तथा बेरोजगारी भत्ता आदि शामिल होते हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये कारक आय नहीं है, ये अर्जित आय नहीं है। ठीक है, ये एक पक्षीय भुगतान है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। गैर कानूनी क्रियाओं से प्राप्त आय, ऐसी आय जैसे चोरी के द्वारा कमाया गया धन, जुए में जीता गया धन, ये सब, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कारकों की सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ती, अतः इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 3, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जब इनका उत्पादन हुआ है तो उस समय इनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया है। तो बार बार किसी वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं कर सकते। तो बच्चों, सीधी सी बात है, जब हमने पुरानी वस्तु खरीदी है तो हमने उसका उपभोग खर्च दिया है, और विक्रेता की वो आय है जब हमने इसको कंपनी से या फैक्ट्री से खरीदा है। लेकिन जब पुराने होने के बाद अगर उसको बेचते हैं तो अब उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 4, शेयर व ऋण पत्र से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। बच्चों, शेयर का अर्थ होता है कंपनी की पूंजी। शेयर होल्डर क्या करते हैं, वो कंपनी के द्वारा सब्सक्राइब किए गए शेयर खरीदते हैं और कंपनी उससे पूंजी प्राप्त करती है। शेयर खरीदने के बाद किसी भी समय यदि हम शेयर को या ऋण पत्र को दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, तब हमें जो आय प्राप्त होगी उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये केवल एक मूल्य का हस्तांतरण है, किसी प्रकार की आय का अर्जन नहीं है। इसे वास्तव में अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। केवल जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है शेयर का या ऋण पत्र का, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास स्थानांतरित हो जाता है, यानी आय का सृजन नहीं होता इसमें। पॉइंट नंबर 5, लॉटरी तथा पूंजीगत लाभ। मतलब लॉटरी क्या होती है, जैसे अचानक हमने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी और लॉटरी निकल आई, या फिर कोई वस्तु के पूंजीगत लाभ का मतलब होता है किसी वस्तु का उत्पादन किया और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाना। तो अचानक कोई स्थिर पूंजी है, उसके मूल्य में किसी बाहरी कारण से जो वृद्धि हो जाती है उसको पूंजीगत लाभ कहते हैं। तो इससे भी वास्तव में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, ना ही किसी सेवा का सृजन होता है। तो लॉटरी और पूंजीगत लाभ की आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्व उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन। बच्चों, जो उत्पादक होते हैं वो कुछ उत्पादन का कुछ भाग अपने उपभोग के लिए भी वो रख लेते हैं, परंतु वास्तव में है तो ये भी उत्पादन। अतः स्व उपभोग के लिए जो उत्पादन होता है उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। लेकिन जो स्व उपभोग की सेवाएं होती हैं उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि उनके बाजार मूल्य का निर्धारण करना आसान नहीं होता। जैसे गृहिणी की सेवाएं हैं, अब गृहिणी अपने घर में विभिन्न प्रकार के काम करती है, उनकी सेवाओं को बाजार मूल्य के अनुसार नहीं आंका जा सकता, इसलिए स्व उपभोग की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन स्व उपभोग के उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रत्यक्ष कर। बच्चों, अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो किसी वस्तु की बिक्री के समय लगते हैं या फिर जिनका भार दूसरे उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है, जैसे कि बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, सीमा शुल्क है। ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ये किसी वस्तु के बाजार मूल्य को बढ़ा देते हैं। इसलिए यदि हम बाजार कीमत पर कारक आय का आकलन करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन कारक लागत पर यदि हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आयकर। किसी भी कर्मचारी की आय के ऊपर सरकार को जो कर दिया जाता है उसे आयकर कहते हैं। बच्चों, ये प्रत्यक्ष कर होता है।
ये कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति का भाग होता है, क्योंकि जो धन उनको वास्तव में जो वेतन के रूप में प्राप्त होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो उसका ये भाग होता है। इसे अलग से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यदि एक बार हमने कर्मचारियों के पारिश्रमिक को इसमें शामिल कर लिया राष्ट्रीय आय में, तो फिर दोबारा से आयकर अलग से उसमें शामिल नहीं किया जाता। हाँ, यदि हमने कॉम्पनसेशन शामिल नहीं किया है तो हम आयकर तथा बची हुई जो आय है उन दोनों को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। एक बार कर्मचारियों के पारिश्रमिक को हमने शामिल कर लिया, फिर अलग से आयकर को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इज मजदूरी व वेतन आदि। किसी भी कर्मचारी को अपने काम के बदले में मजदूरी और वेतन जो प्राप्त होता है उसको हमने पढ़ा था कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं। तो इसलिए अलग से हम मजदूरी और वेतन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। यानी कि एक बार हमने कर्मचारियों के पारिश्रमिक को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया है तो मजदूरी और वेतन को अलग से शामिल नहीं किया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ सावधानियां हैं जो हमने नोट डाउन करनी है और इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें इनके संबंधित किसी प्रकार की मिस्टेक्स ना हो। कोई डाउट है तो आप अपने ग्रुप के माध्यम से क्लैरिफाई करें। प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।